हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अर्धसूत्र विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि समसूत्री विभाजन क्या होता है और वह किस प्रकार से होता है। अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन से थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में संपन्न होती है, जिसमें से उसके आधे चरण को अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरे आधे चरण को अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। और जब इन दो चरणों से होकर कोशिका गुजरती है तो कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं के अंदर टूटती है। समसूत्री विभाजन में हमने देखा कि एक मातृ कोशिका जब कोशिका विभाजन से होकर गुजरती है तो वह दो पुत्री कोशिकाओं में टूटती है, उसमें समसूत्री विभाजन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन क्योंकि दो बार होता है, इसलिए एक मातृ कोशिका टूटकर चार पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है, यानी एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं। और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, इसलिए इस कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या आधी रहने के कारण ही इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जो समसूत्री विभाजन है वो हमारे शरीर की सभी कायिक कोशिकाओं में वेजिटेटिव सेल्स के अंदर पाए जाने वाली घटना है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन मनुष्य के अंदर सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स जननिक कोशिकाओं के अंदर होने वाली घटना है। मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज वो संरचनाएं हैं जहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए, अब हम इस डायग्राम की सहायता से अर्धसूत्री विभाजन में होने वाली सभी घटनाओं को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका कितने चरणों से होकर गुजरती है। ये हमने यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले एक मातृ कोशिका दर्शाई, और जैसा कि हमने बताया कि अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होकर संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, यहाँ पर हमने लिखा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, मियोसिस सेकेंड। सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार समसूत्री विभाजन के अंदर चार अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के अंदर भी चार अवस्थाएं होती हैं, जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 आती हैं। इसमें जो प्रोफेज 1 है यह सबसे लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की घटना घटित होती है जो कि मात्र अर्धसूत्री विभाजन में ही होती है। समसूत्री विभाजन के अंदर ये घटना नहीं होती। इस घटना को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, यानी एक गुणसूत्र के जीन या एक गुणसूत्र का एक हिस्सा टूटकर दूसरे गुणसूत्र के ऊपर लग जाता है और दूसरे गुणसूत्र का एक हिस्सा टूटकर पहले गुणसूत्र के ऊपर लग जाता है। इस प्रकार जो जीन से उनका विनिमय हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो इस जीन विनिमय को दर्शाने के लिए हमने प्रोफेज 1 में गुणसूत्र बनाए चार, जिनमें से दो हमने अलग कलर के और दो अलग कलर के बताए। ये अलग कलर के बताए, इसका अर्थ ये नहीं कि अलग अलग कलर के होते हैं, ये सिर्फ जीन विनिमय की घटना को दर्शाने के लिए, क्रॉसिंग ओवर की घटना को दर्शाने के लिए कि ये किस प्रकार से होता है, हमने ये अलग अलग कलर के क्रोमोसोम्स यहाँ पर बनाए हैं। ये जीन विनिमय की घटना सजीवों के अंदर पाए जाने वाली वेरिएशंस, विभिन्नताओं का मूल कारण है। सभी सजीव एक दूसरे के समान होते हुए भी एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है, सभी के गुण अलग हैं, सभी के लक्षण अलग हैं। उसका कारण यही है जीन विनिमय। तो देखिए, यहाँ पर एक गुणसूत्र का ये जो अर्ध गुणसूत्र है, एक क्रोमेटिड, उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर दूसरे गुणसूत्र का हिस्सा लग गया, और यहाँ पर इस गुणसूत्र के साथ पहले वाले गुणसूत्र का एक हिस्सा टूटकर लग गया। तो इस प्रकार से ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। दरअसल प्रोफेज जो 1 है ये भी आगे 5 भागों में बढ़ती है, जिसको हम लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायोकाइनेसिस, इस प्रकार से 5 अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। लेकिन ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर उससे क्या वीडियो हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, और किसी वीडियो के अंदर कभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मुख्यतः हमें यह देखना है कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर सबसे लंबी चलने वाली जो घटना है, ये जो सबसे लंबा फेज है वो प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 के अंदर ही जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना घटती है, और प्रोफेज के अंदर ये क्रोमेटिन पदार्थ संग्रहित होकर गुणसूत्र का रूप ले लेता है। ये हमने समसूत्री विभाजन में भी बताया। प्रोफेज 1 के बाद जो अगला चरण है वह मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के अंदर आप देखेंगे कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो विलुप्त हो जाती है, और जो तारक केंद्र हैं वो कोशिका के दो ध्रुवों के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। उनसे तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, और ये जो गुणसूत्र हैं वो अपने आप को तर्कु तंतुओं के बीच में एक प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। समसूत्री विभाजन के अंदर और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर मुख्य जो अंतर आना शुरू होता है वो यहीं से आता है, मेटाफेज अवस्था में।
मेटाफेज अवस्था जब समसूत्री विभाजन में हमने पढ़ा था तो वहां पर सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा के अंदर व्यवस्थित हुए थे। लेकिन मियोसिस के अंदर, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, मेटाफेज 1 में जब तर्कु तंतु बनते हैं तो उनके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। एनाफेज के अंदर हम जानते हैं कि जो तर्कु तंतु हैं वो ध्रुवों की तरफ इन गुणसूत्रों को खींचना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एनाफेज फर्स्ट के अंदर ये जो गुणसूत्र है पूरे के पूरे 2 गुणसूत्र ऊपर की तरफ और पूरे के पूरे 2 गुणसूत्र नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये भी अंतर है। एनाफेज 1 जब हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था तो वहां पर एक गुणसूत्र का ये जो बीच में सेंट्रोमियर है, यहाँ से गुणसूत्र टूटकर गुणसूत्र का आधा हिस्सा एक तरफ और आधा हिस्सा दूसरी तरफ चला जाता है, यानी अर्ध गुणसूत्र एक तरफ और दूसरा अर्ध गुणसूत्र दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा गुणसूत्र ही एक तरफ आता है। 2 गुणसूत्र नीचे की तरफ आ जाएंगे, 2 गुणसूत्र ऊपर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर बीच में गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता, लेकिन समसूत्र विभाजन में ऐसा था। टीलोफेज के अंदर आते आते वापस जो 2 गुणसूत्र हैं 2 ध्रुवों के ऊपर चले जाएंगे, उनके चारों तरफ केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस, एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। टीलोफेज के अंत तक आते आते इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद जो अंतिम घटना है वो साइटोकाइनेसिस की होती है। आप जानते हैं कोशिकांग और कोशिका द्रव्य के अंदर विभाजन होता है और जो एक कोशिका थी वो 2 कोशिकाओं के अंदर बट जाती है। अब ये जो गुणसूत्र हैं वापस इसके अंदर कुंडलित रूप में या क्रोमेटिन रूप में आ जाते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन के अंदर घटने वाली आदि घटना है जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कहते हैं। और वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन की जो घटना है वो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम तक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय वाली घटना है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन की जैसी ही घटना है। इसमें वापस वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 अवस्थाएं आएंगी, लेकिन अब इनको प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड नाम दिया जाएगा। प्रोफेज सेकेंड के अंदर ये जो क्रोमेटिन है वापस संघनित हो जाएगा, गुणसूत्र का रूप ले लेगा। जो कोशिका है वो आकार के अंदर थोड़ी सी वृद्धि कर लेगी, बाकी जो एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, उसका निर्माण होने लग जाएगा। ये सब बातें हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। प्रोफेज के बाद जो सेकेंड आता है मेटाफेज, मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड के अंदर ये दोनों कोशिकाएं हम साथ लेकर चल रहे हैं। जो घटना इस एक कोशिका में घट रही है वही घटना इस दूसरी कोशिका में भी घट रही है। मेटाफेज सेकेंड का जो चरण है इसके अंदर वापस जो हमारा सेंट्रोसोम है वो कोशिका के 2 ध्रुवों के ऊपर व्यवस्थित हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होगा और इसके अंदर गुणसूत्र वापस अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणसूत्रों ने वापस अपने आप को व्यवस्थित किया, लेकिन एक सीधी लाइन में, एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित किया, ना कि एक दूसरे के ऊपर नीचे, जैसा कि यहाँ पर मेटाफेज फर्स्ट में किया था। ये मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड के अंदर ये अंतर है। अब यहाँ पर दूसरी कोशिका, उसके बाद जैसे हम एनाफेज सेकंड अवस्था के अंदर जाएंगे, कोशिका जैसी एनाफेज सेकंड अवस्था के अंदर जाएगी, यहाँ पर अब ये जो गुणसूत्र है इसके जो 2 अर्ध गुणसूत्र हैं, 2 क्रोमेटिड, एक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना है, अंग्रेजी में जिसको क्रोमेटिड कहते हैं। ये क्रोमेटिड बीच में से स्प्लिट होकर 2 अलग अलग ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे। नीचे वाली कोशिका में भी एक गुणसूत्र, उसके दोनों अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हिस्से में या कोशिका के अलग अलग ध्रुवों के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही एनाफेज सेकंड से टीलोफेज सेकंड अवस्था आएगी, वापस केंद्रक झिल्ली बननी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर ये दोनों अर्ध गुणसूत्र प्रवेश कर जाएंगे। नीचे वाली कोशिका में भी केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, दोनों के अंदर 2 आधे आधे अर्ध गुणसूत्र प्रवेश कर जाएंगे। लास्ट में अब यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस की घटना संपन्न हो गई, केंद्रक विभाजन की, आगे कोशिका द्रव्य विभाजन की घटना संपन्न होगी। इस कोशिका से आगे 2 कोशिकाएं बनेगी, इस कोशिका से आगे 2 कोशिकाएं बनेगी और इस पूरी घटना के अंत में हमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती है। और हम देखेंगे कि इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर 1 2 3 4 गुणसूत्रों की संख्या 4 थी, लेकिन यहाँ पर बनने वाली प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 है, यानी कि मातृ कोशिका से आधी है। तो इसी कारण इस घटना को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी चौड़ी है, इसको बहुत लंबे पीरियड के अंदर समझाया जा सकता है, लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि कम से कम समय के अंदर और कम से कम शब्दों में सरल तरीके से आपको समझाया जाए।
मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार भविष्य में हम और भी टॉपिक लेकर आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू वेरी मच।